हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। स्वागत है रियल फील टेल्स में। आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल कर रहे हैं जिसने पिछले कुछ महीनों में देश भर में सुर्खियां बटोरी हैं। और सच कहूं तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो जो एक बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी वो था इसका नाम, ब्लू ड्रम मर्डर केस। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे घरेलू रिश्ते इतने खतरनाक हो सकते हैं, कैसे विश्वासघात एक खौफनाक अंत तक पहुंच सकता है, और ये भी कि कैसे मीडिया किसी घटना को एक राष्ट्रीय सनसनी बना देता है। हमारे पास इस मामले से जुड़े कुछ विश्लेषण हैं और आज हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला इतना वायरल क्यों हुआ। इस एक ब्लू ड्रम ने अपराध की दुनिया में और हमारे समाज में क्या कुछ बदल दिया। चलिए इस मामले की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल, और ये मामला है मार्च 2025 का, मेरठ में। एक 35 साल के पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत, उनकी हत्या हुई। लेकिन जैसा आपने कहा, ये मामला सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं था। जिस तरीके से अपराध को छुपाने की कोशिश की गई, उसने इसे असाधारण बना दिया। शव को एक बड़े नीले ड्रम में रखकर उसे सीमेंट जैसी चीज से पूरी तरह सील कर दिया गया था। ये एक ऐसा तरीका था जिसने अनुभवी पुलिस अधिकारियों को भी चौंका दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस मामले के तथ्य क्या है? पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है? आरोप सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला पर है। हाँ, आरोप इन्हीं दोनों पर हैं और पुलिस ने इस मामले में बहुत तेजी से काम किया। मई 2025 तक मुस्कान और साहिल के खिलाफ 1000 पन्नों से भी ज्यादा की चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जो बात यहाँ गौर करने वाली है वो ये है कि पुलिस ने जांच के शुरुआती दौर में ही एक थ्योरी को उसे सिरे से खारिज कर दिया था। कौन सी थ्योरी? काली जादू की या किसी तांत्रिक क्रिया की। अक्सर जब अपराध करने का तरीका इतना अजीब और भयानक होता है तो लोग उसे अंधविश्वास या किसी तंत्र मंत्र से जोड़ने लगते हैं। लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि इसका मकसद काला जादू बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो अगर काला जादू वाली थ्योरी को खारिज कर दिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस इसे एक ठंडे दिमाग से की गई पूरी तरह सोची समझी साजिश मान रही है ना? बिल्कुल। ये तो इसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है। बिल्कुल, ये इसे सीधे सीधे विश्वासघात, धोखे और एक पूर्व नियोजित हत्या के दायरे में ले आता है। ये बताता है कि ये किसी आवेग में किया गया अपराध नहीं था। ड्रम का इंतजाम करना, सीमेंट लाना और फिर शव को इस तरह ठिकाने लगाने की योजना बनाना, ये सब एक ठंडे और गणना करने वाले दिमाग की तरफ इशारा करता है। मतलब अपराधियों ने ये मान लिया था कि वो पकड़े ही नहीं जाएंगे। और शायद इसी वजह से ये मामला सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट बनकर नहीं रह गया, ये एक मीडिया सेंसेशन बन गया। हर जगह ब्लू ड्रम मर्डर की ही चर्चा थी। जब मैंने पहली बार सुना तो ये नाम ही मेरे दिमाग में अटक गया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक ड्रम इस पूरी कहानी का चेहरा बन गया? देखिए, ये मनोविज्ञान और मीडिया का एक दिलचस्प मेल है। ब्लू ड्रम अपने आप में एक बहुत ही विजुअल और यादगार प्रतीक बन गया। यह सिर्फ अपराध का एक हिस्सा नहीं रहा, यह उसकी पहचान बन गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस मामले में वो सारे तत्व मौजूद थे जो लोगों का ध्यान खींचते हैं। एक तरफ करीबी रिश्ते में हिंसा और विश्वासघात, यानी इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। दूसरी तरफ एक प्रेम त्रिकोण, और इन सब के ऊपर अपराध को छिपाने का ये बेहद ग्राफिक और सनसनीखेज तरीका, इन सब ने मिलकर इसे एक परफेक्ट मीडिया स्टॉर्म बना दिया। हाँ, और ये थोड़ा अजीब भी है जब आप किसी हत्या को ब्लू ड्रम मर्डर जैसा कोई नाम दे देते हैं, तो क्या इससे उस अपराध की जो भयावहता है वो कम नहीं हो जाती? वो एक तरह का पॉप कल्चर रेफरेंस बन जाता है और हम ये भूलने लगते हैं कि इसके केंद्र में एक इंसान, सौरभ राजपूत, उसकी जान गई है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इसका सबसे चिंताजनक पहलू है। ये सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहा, सोशल मीडिया पर इस पर मीम्स बनने लगे, मजाक बनने लगा। जब ऐसा होता है तो हम एक समाज के तौर पर उस अपराध के प्रति असंवेदनशील होने लगते हैं। वो हमारे लिए बस एक और वायरल टॉपिक बन जाता है। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि दूसरे अपराधों की रिपोर्टिंग में भी इसका जिक्र एक बेंचमार्क की तरह होने लगा। ओहो। मीडिया के लिए ये एक सनसनीखेज टैगलाइन हो सकती है, लेकिन समाज के लिए ये एक खतरनाक ट्रेंड है। खौफनाक है। लेकिन जब हम इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं तो क्या हमें समाज और अपराध के बदलते पैटर्न के बारे में कुछ बड़ा दिखाई देता है?
इसके मायने सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, निश्चित रूप से। अगर हम इसे एक बड़े संदर्भ में देखें तो इसके 3 बहुत गहरे और महत्वपूर्ण मायने निकलते हैं। पहला, जैसा हमने जिक्र किया, ये इंटीमेट पार्टनर वायलेंस यानी करीबी साथी द्वारा की जाने वाली हिंसा का एक चरम उदाहरण है। हम ये शब्द सुनते तो बहुत हैं, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, लेकिन इस केस के संदर्भ में इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पीड़ित को सबसे ज्यादा खतरा उसी इंसान से था जिस पर वो शायद सबसे ज्यादा भरोसा करता था। ये हमें उन चेतावनियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, ये कंट्रोल और डोमिनेशन की चुरांत पराकाष्ठा है। और जब हिंसा इस स्तर पर पहुंचती है जहां एक साथी दूसरे की जान ले लेता है और फिर उसके शरीर को इस तरह से ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित को पूरी तरह से मिटा देने की, उसके अस्तित्व को ही नकार देने की कोशिश है। और दूसरा पहलू, शव को छिपाने का तरीका, ड्रम और सीमेंट का इस्तेमाल। ये तो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। ये अपराध के बारे में क्या बताता है? ये दूसरा और बहुत अहम पहलू है। ये बताता है कि अपराधी अब सबूत मिटाने और कानून की पकड़ से बचने के लिए कितने विस्तृत और सोचे समझे तरीके अपना रहे हैं। ये अपराध के तरीकों में एक तरह का इनोवेशन है, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर सकूं तो। आजकल जानकारी आसानी से उपलब्ध है। लोग क्राइम शो देखते हैं, फिल्में देखते हैं और शायद वहां से भी ऐसे आइडिया आते हैं। ये पुलिस की जांच को कई गुना ज्यादा मुश्किल बना देता है। सही बात है। अगर उस ड्रम का पता नहीं चलता तो शायद सौरव राजपूत एक और गुमशुदा व्यक्ति की फाइल बनकर रह जाते। और तीसरा पहलू जिसका हमने जिक्र किया, इसका वायरल होना और फिर इसकी नकल होना, ये तो सबसे ज्यादा डरावना है। हाँ, तीसरा और समाज के लिए सबसे अहम पहलू यही है। इस मामले ने अपराध की रिपोर्टिंग, मीडिया की नैतिकता और सनसनीखेज कवरेज पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। सवाल ये उठने लगा कि क्या मीडिया को ग्राफिक डिटेल्स को इस तरह उछालना चाहिए? क्या ब्लू ड्रम जैसी ब्रांडिंग करना नैतिक रूप से सही है? और यहीं से जुड़ता है कॉपीकैट अपराधों का खतरा। क्या सच में ऐसा हुआ? मतलब क्या इस केस के बाद ऐसे ही दूसरे मामले सामने आए? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई। इस मामले के सामने आने के कुछ ही समय बाद राजस्थान जैसे दूसरे राज्यों से भी मिलती जुलती खबरें आईं, जहां शवों को ड्रम या बड़े सूटकेस में छिपाने की कोशिश की गई थी। अब ये कहना मुश्किल है कि यह सीधी नकल थी या महज एक संयोग, लेकिन ये खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा जरूर करता है। जब कोई अपराध इतना ज्यादा मीडियाटाइज हो जाता है तो ये उन लोगों को एक आइडिया या एक तरीका दे सकता है जो पहले से ही हिंसक प्रवृत्ति के हैं। मतलब उन्हें अपराध करने का एक खाका मिल जाता है। बिल्कुल। तो अब इस मामले में आगे क्या हो रहा है? कानूनी तौर पर ये केस किस मोड़ पर है? कानूनी प्रक्रिया अपने रास्ते पर है। जैसा हमने बात की, मेरठ में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और दोनों मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल वो न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन असल काम तो अब शुरू हुआ है। मामला अब अदालत में जाएगा, जहां अभियोजन पक्ष को अपना केस बिना किसी शक के साबित करना होगा। और फोरेंसिक जांच का क्या उसमें अभी भी कुछ चल रहा है? फोरेंसिक जांच ऐसे मामलों की रीढ़ होती है और वो अभी भी जारी है। कई अहम सवालों के जवाब फोरेंसिक रिपोर्ट से ही मिलेंगे। जैसे ऑटोप्सी रिपोर्ट से न सिर्फ मौत का सटीक कारण पता चलेगा, बल्कि ये भी कि मौत से पहले क्या कोई संघर्ष हुआ था। अच्छा। क्या पीड़ित को बेहोश करने के लिए कोई दवाई या जहर दिया गया था? ये बात हत्या को अचानक गुस्से में हुई हत्या से अलग करके सोची समझी साजिश के तौर पर स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मतलब हर छोटा सबूत यहाँ एक बड़ी कहानी कह सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा हत्या का असल मकसद क्या था, ये अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। क्या ये सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला था या इसके पीछे कोई आर्थिक मकसद भी छिपा था? फोरेंसिक टीम डिजिटल सबूतों जैसे कि फोन रिकॉर्ड्स और चैट्स को भी खंगाल रही है ताकि मकसद की कड़ियों को जोड़ा जा सके। आगे हमें अदालत की सुनवाई पर नजर रखनी होगी। सबूत पेश होंगे, गवाहियां होंगी, जिरह होगी और फिर अदालत का फैसला आएगा। ये एक लंबी कानूनी लड़ाई होने वाली है। ये कहा जा रहा है कि ये केस भविष्य में पुलिस के लिए एक केस स्टडी बन सकता है। हाँ, ये बहुत संभव है। जिस तरह से शव को कंटेनर में छिपाकर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, ये तरीका पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। भविष्य में अगर ऐसे मामले आते हैं तो इस केस की जांच के तरीके, की गई गलतियां और सफलताओं से सीखा जा सकता है। इसे पुलिस ट्रेनिंग अकेडमियों में कंटेनरों में शव छिपाने वाले मामलों की जांच के लिए एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरठ का ये ब्लू ड्रम मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या की कहानी नहीं है। ये हमें हमारे समाज के कई चेहरों से रूबरू कराता है। ये बताता है कि कैसे हमारे सबसे करीबी रिश्ते सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं, कैसे अपराधी सबूत मिटाने के लिए नई और भयानक तरीके सोच रहे हैं और कैसे मीडिया और सोशल मीडिया
मिलकर किसी एक अपराध को एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना देते हैं, जिसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के नतीजे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अंत में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब किसी अपराध का तरीका इतना वायरल हो जाता है कि उस पर मीम्स बनने लगते हैं, जब वो एक भयानक त्रासदी से ज्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है, तो क्या हम अनजाने में समाज को अपराध के प्रति असंवेदनशील बना रहे हैं? और सवाल ये भी है कि इस तरह की सनसनीखेज कवरेज आखिर करती क्या है? क्या ये अपराध की रोकथाम में कोई मदद करती है, या अनजाने में ही भविष्य के अपराधियों को नए और खतरनाक आइडिया थमा देती है? तो सवाल ये उठता है कि ये संतुलन कैसे बने, मीडिया अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाए, और समाज के तौर पर हम ऐसी घटनाओं के प्रति असंवेदनशील होने से कैसे बचें? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।